हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी जीएस की तैयारी के क्रम में एक और वीडियो आपके लिए। तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है? कम किया जाता है सो पूछा जा रहा है। ठीक है, कम किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले ऑप्शंस आप देख लें। राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल जो होते हैं ये राज्य का आपातकाल नहीं होता है, महामारी आपातकाल नहीं होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। इसका सही जवाब भी अगर जाने तो यही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। ये 352 के अंतर्गत लगता है। 352 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप पढ़े होंगे 352, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तब इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इस समय स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार होता है इसको कम किया जा सकता है वैसी स्थिति में। वित्तीय आपातकाल 360, अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ये सब याद रखें, जितना चीज हम आपको बता रहे हैं आप इसे नोट कर लें या फिर याद करते चले जाएं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल। फिर आप राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में वर्णित है। तो एक एक चीज़ों को आपको नोट करना है या फिर याद करने हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। देखिए अरावली पर्वत जो है, पहले एक एक करके हम लोग देख लेंगे। अरावली पर्वत जो है ये कहाँ है? राजस्थान में मेनली रूप से है, राजस्थान में। लेकिन इसका आधार कहें तो यह गुजरात से लेके दिल्ली तक या क्या है, फैला हुआ है। तो इस चीज को आप जरूर देखें, गुजरात से दिल्ली तक यह फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखें काराकोरम। काराकोरम जो है ये देखिए पाकिस्तान, चाइना, भारत तीनों में यह सीमा बनाता है। काराकोरम बहुत लंबी श्रृंखला है इसका। शिवालिक का अगर बात करें तो शिवालिक जो होता है ये बाह्य हिमालय होता है, हिमालय के किनारे वाला हिस्सा। और यह कहें तो सिंधु नदी से यह स्टार्ट होकर, सिंधु नदी से होते हुए किनारे किनारे ये कहाँ तक जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि चीन से आती है भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के दिहांग एक स्थान है, वहीं से यह प्रवेश करती है। कहाँ है? दिहांग में यह प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, सिंधु नदी से होते हुए शिवालिक जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में पटकाई पहाड़ियां हैं, पटकाई पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे जाना जाता है। अगर इसकी बात कर लें तो यह जो है यह म्यांमार के साथ यह क्या बनाती है? सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच में यह सीमा बनाती है कुछ दूर तक, पटकाई पहाड़ियां। तो वहीं स्थित है, अच्छा खासा लंबा है ये। आगे देखेंगे 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? सबसे पहले 7वीं अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची जो संविधान का है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो होता है वो राज्य सूची होता है, दूसरा भाग जो होता है वो संघ सूची होता है, और कुछ जो विषय सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य सूची यानी कि राज्य से संबंधित विषय, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय होते हैं, संघ सूची में संघ से संबंधित विषय होते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों से संबंधित विषय होते हैं। यानी कि उस विषय पे दोनों कानून बना सकता है। अगर राज्य की बात यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? समवर्ती सूची। तो वैसी सूची जिसमें दोनों यानी कि राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, तो वह सूची है शिक्षा सूची। ठीक है, कृषि की बात करें तो कृषि जो होता है वो राज्य सूची का हिस्सा होता है, पुलिस जो होता है वो राज्य सूची का हिस्सा होता है। उसी तरह रक्षा जो होता है ये संघ सूची का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संघ सूची का। तो इसे आपको याद रखने हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये हम करवा चुके हैं। संघ सूची की बात करें तो इसमें लगभग 100 विषय हो गए, पहले 97 थे। उसी तरह से राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब ये घटकर कितना हो गया? 61 विषय हो गया। ठीक है, उसी तरह से संघ सूची में पहले 97 थे, अब यह कितना हो गया? 100 हो गया।
उसी तरह समवर्ती सूची में पहले कितना था, 47 विषय था, अभी कितना हो गया, 52। तो इस तरह से कुछ कुछ हिस्सा इसमें चेंजेस होते जाते हैं, संशोधन होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ते जाना है। आगे देखें चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो 4 कर हैं, देख लें, दान, संपत्ति, आय और निगम। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। निगम कर जो होता है, इससे सर्वाधिक कर के रूप में सरकार को आमदनी होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। यहाँ 3 मुख्य पुस्तक है, एक सेवा सदन है, एक कर्मभूमि है और एक गबन है। किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियों में से है। रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म साहनी, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों जो कृति है ये प्रेमचंद से संबंधित कृति है, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन। ठीक है, आगे देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। देखिए यहाँ पे 4 आयोग है, एक है कृषि लागत और मूल्य आयोग, एक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तीसरा है भारतीय शिक्षा आयोग, चौथा है भारत के विधि आयोग। 4 है, तो चारों को देखेंगे एक एक करके। कृषि लागत और मूल्य आयोग की अगर हम गठन की बात कर लें तो ये 1965 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी इसी का है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का। तो ये सही जवाब आपका हो जाएगा। अब दूसरा बी देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो आया था ये 2002 ईस्वी में आया था, और इसे लागू करने की अगर बात की जाए तो इसका गठन और लागू कब किया गया था, 2009 ईस्वी में लागू किया गया था। एक एक चीजों को समझे। भारतीय शिक्षा आयोग की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले यह 1964-66 में आया था। ठीक है, 64। भारत के विधि आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। तो एक एक चीजों को आपको समझने हैं, कौन चीज क्या है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो हर एक आंसर आपका होगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य में ढेर सारे साहित्य लिखे गए हैं, ढेर सारी कृतियां हैं इसमें लिखी हुई। तो यह मेनली रूप से जो भारतीय भाषा है ये तमिल भाषा में लिखी गई है। तो संगम साहित्य का अगर चर्चा हो और किस भाषा में लिखा गया है तो इसे तमिल आसानी से आप बना सकते हैं, ये इजी है। तमिल भाषा में संगम साहित्य को लिखा गया है। निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आप एक एक करके चीजों को देखें। कोयला का जलना, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज का जलना, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लकड़ी का जलना, इसमें होता है। पानी का भाप में बदलना, इसमें ये भी रासायनिक परिवर्तन का हिस्सा है। लेकिन कागज का जलना है, ये भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है, इसे ध्यान देना है। ठीक है, अब भारत की लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष रही कौन है। बहुत आसान है, हाल फिलहाल की रही है, इसलिए याद करना बहुत आसान है। ये मीरा कुमार है। मीरा कुमार जो कि भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। विजयलक्ष्मी पंडित की अगर हम चर्चा कर लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही है ये। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में विजयलक्ष्मी पंडित को माना जाता है। शीला दीक्षित जो कि किसी भी राज्य की पहली वैसी महिला है, पहली महिला है जो लगातार 3 बार बनी है मुख्यमंत्री। ठीक है, 3 बार क्या बनी है, मुख्यमंत्री बनी है। तो इसे याद रखना है। तीन बार मुख्यमंत्री बनी है लगातार। सुचेता कृपलानी की बात करें तो पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है। पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें यहाँ पे। अब आगे देखेंगे 10 भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2-3 बार हम बता चुके हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है, ये आसाम में स्थित है। आगे देखेंगे अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती देख ले 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 अप्रैल, 14 मई। तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जिन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है,
तो इस तरह से इन्हें जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ढेर सारे संस्थान का भी ये स्थापना किए हैं। और इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू में हुआ था। महू कहाँ है? एमपी में। एमपी कहाँ है? एमपी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, ठीक है। महू 1891 ईस्वी में। और सबसे पहले ये कहाँ चुने गए थे? ये सबसे पहले चुने गए बंगाल से थे, ठीक है। कहाँ? संविधान सभा में। और उसके बाद फिर ये कहाँ से चुने गए हैं? मुंबई से। तो इस तरह से आपको याद रखने, भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको जानने हैं, पढ़ने हैं। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल 12, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो देखिए पाइकारा, कोयना, भाखरा, नांगल, शिव समुद्रम। जिसका सही जवाब हो जाएगा शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में है, ये भी याद रखने हैं। और पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो कि 1902 ईस्वी में ये बना था। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में, कर्नाटक में। इसे याद रखने हैं आपको। देखिए भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? ईवीएम का प्रयोग तो देख ले 84, 99, 82, 1980। सबसे पहले का प्रयोग की अगर बात करें तो 1982 ईस्वी में इसका प्रयोग केरल विधानसभा में किया गया था। केरल के विधानसभा में इसका प्रयोग किया गया था 1982 ईस्वी में। ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहा जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म हुआ। राजा खारवेल का नाम, देखिए ये सभी स्तंभ हैं, जैसे कि गिरनार स्तंभ लेक, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, सारनाथ। तो राजा खारवेल का जो नाम आता है वो हाथी गुम्फा लेक से संबंधित है, राजा खारवेल। गिरनार और जूनागढ़ अगर बात करें तो रुद्रदामन का नाम रुद्रदामन का नाम आप सुने होंगे, ये संबंधित है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे नंबर 15, फीफा विश्व कप 2026। ये करंट का क्वेश्चन है। कहाँ आयोजित होने वाला है? ध्यान से देखें। कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जर्मनी, इटली, फ्रांस। 3 देश में होने हैं, ध्यान से देखें। यूएस में होने हैं, कनाडा में होने हैं और मैक्सिको में होने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। आगे देखेंगे 16, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? आर्गन की प्रतिशतता पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? नाइट्रोजन की मात्रा है 78% वायुमंडल में, ठीक है। अगर बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21%। अगर दोनों को जोड़ लें तो कितना हो गया? 99% हो गया। बाकी के जो 1% बचता है, इसी में सारी गैसें हैं। 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाया जाता है। आर्गन की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। और इसका प्रतिशत की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 0.932% ही होता है। ये क्या है? आर्गन। और इसके लगभग की अनुमानित की अगर मात्रा की बात करें तो 1% ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 1% में सभी गैसें हैं और सभी गैसें में सर्वाधिक मात्रा में 0.932% किसका है? आर्गन का है। तो कह सकते हैं कि लमसम के रूप में 1% इसे माना जा सकता है ऑप्शंस के अनुसार। आगे देखेंगे शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो प्रथम स्तर होता है, ठीक है, प्रथम स्तर होता है। उसके बाद होता है द्वितीय स्तर होता है, एक एक चीजों को समझेंगे। तृतीय स्तर होता है। देखिए प्रथम स्तर क्या बोला जाता है? घास जो होता है वो प्रथम स्तर पे आता है। द्वितीय स्तर पे शाकाहारी आता है, जो कि घास को खाता है, शाकाहारी जीव उसको बोला जाता है। तृतीय स्तर मांसाहारी कहने का मतलब है कि शाकाहारी को जो खाता है वो मांसाहारी हुआ। तो प्रथम स्तर पर घास, द्वितीय स्तर पर शाकाहारी, तृतीय स्तर पर मांसाहारी। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा स्तर पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीज को अगर समझ गए तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 18, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। तो पीडीएफ मतलब क्या होता है ये देखना है। पीडीएफ मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सही जवाब हो जाएगा पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट। पीडीएफ का मतलब होता है, जो कि अभी पीडीएफ से ही हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आगे देखें किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किताब उल हिंद जो लिखा गया है ये लिखा गया है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और अल-बरूनी भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। महमूद
गजनबी के साथ भारत आया था, याद रखना है। कौन? अल बरूनी, जिसकी पुस्तक कौन सा है? किताबुल हिंद पुस्तक है। देखिए हर एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते। बीबीआई की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये सितार से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। ये शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद अली अकबर खान सरोद, ये ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी बजाते हैं, ये भी ठीक है। मियां तानसेन, ये 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न जो थे, नवरत्न जो थे, उनमें से मियां तानसेन भी एक थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक है, सितार वादक नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? न्याय प्रणाली की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उससे ढेर सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, प्रस्तावना को ध्यान में रखने हैं। तो न्याय 3 प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय का जो उल्लेख किया गया है 3 प्रकार के है। एक है आर्थिक न्याय, इसे याद रख लेना है, आर्थिक न्याय। एक है सामाजिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। ये तीनों को आपको याद रखने हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये 3 तरह के न्याय की वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चलिए इसका आंसर बताइए। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? गेहूं, ईस्ट, टोमेटो केचप या फिर चीज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ईस्ट मिलाई जाती है। अब देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अब यहाँ पे देख लें एक एक करके। सतलज नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से कड़ी के रूप में जोड़ा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। नील नदी मिस्र और सूडान, ये भी सही है क्योंकि ये भी एक दूसरे से मिलता है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना में तो है लेकिन ब्राजील में नहीं है, तो इसका सही जवाब आप इसे मान सकते हैं जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। नियाग्रा फॉल्स भी देख लें तो नियाग्रा फॉल्स यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच का कड़ी है, तो ये भी सही है। बाकी ये आपका गलत है, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें 24 देखें, प्रकृति में सबसे सशक्त बल बनाइए। सशक्त बल की चर्चा हो रही है। दिमाग से सिर्फ क्वेश्चंस अगर आप समझ लेते हैं तो आप बना देंगे। वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। नाभिकीय बल इसका सही जवाब होगा। नाभिकीय बल जो होता है सबसे सशक्त बल होता है प्रकृति में। ठीक है, गुरुत्वीय बल भी होता है लेकिन उससे अधिक नाभिकीय बल माना जाता है। आगे देखेंगे 100% दृष्टिहीन होने के बावजूद भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला की बात पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेनो जेफोइन, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का। 26 देख लेंगे। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये देखे ना है। देखें, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 जून को। आप पढ़े होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्यान्न दिवस की अगर बात कर लें तो 7 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगर विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, हम इसको पढ़ा चुके हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे अगर आप रोजाना ये वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। जाहिर सी बात है संविधान सभा जो है वो 1946 ईस्वी में गठित हुई और यह जब संविधान बनकर तैयार हुई उस समय यह 1949 ईस्वी का समय था और इस बीच भारत आजाद हो चुका था, यानी कि स्वतंत्र हो चुका था भारत। तो वैसी स्थिति में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष पहले ही बन चुके थे। यानी कि 1946 के 11 दिसंबर को जो बैठक हुआ था उसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और यही कारण है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के बाद भी क्या थे?
भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 9 दिसंबर को अध्यक्षता किए थे, जो कि पहली बैठक थी, और वो अस्थायी के रूप में अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे, और बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक एक चीजों को समझना है। ठीक है, और इस तरह से अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। 28 देखें, भारत के आर्थिक सुधार का जनक, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। एक के क्वेश्चंस एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, आज का अगर वीडियो देख ले तो लगभग 1500-1600 प्रश्नों को हमने कवर करवा दिया है। अगर इस तरह के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एक एक वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी क्रिएट होंगे सारे क्वेश्चंस आपको मेरे प्लेलिस्ट से मिलेंगे, देख लीजिएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये देख ले ध्यान से, हैदराबाद में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र की स्थापना कब हुई है, इसे भी आप याद रखें, 1970 ईस्वी में हैदराबाद में की गई है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र। आगे 30, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। ऑप्शंस देखें, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। एक एक चीजों को, जरूरी बातों को समझाते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मासिनराम, सबसे अधिक वर्षा मासिनराम कहाँ है, ये मेघालय में है, इसे भी याद रखना है। ये मेघालय में स्थित है, मेघालय राज्य में मासिनराम स्थित है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो लद्दाख है, लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, वहां सबसे कम वर्षा होती है भारत में। 32 देखें, निम्नलिखित में कौन एक देव नृत्य है। देव नृत्य अगर एक एक करके देखें तो भांगड़ा जो होता है ये पंजाब का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो होता है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का नृत्य है, याद रखना है। देव नृत्य पूछा जा रहा है तो मोहिनीअट्टम को देव नृत्य के रूप में जाना जाता है, मोहिनीअट्टम, जो कि केरल में प्रसिद्ध है। आगे एलपीजी, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में जानते हैं, सिलेंडर का कितना होता है, यानी कि वजन कितना होता है, ये पूछना चाह रहा है। 16.2, 14.2, 14.5, 12.4। आप देखे होंगे हर एक सिलेंडर में ये लिखा होता है 14.2 किलो का इसका वजन होता है। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक एक करके चारों इन्हीं से संबंधित है, इसलिए चारों को हम देखेंगे। चारों जगह जो है, जो चारों स्थान है, बोध गया, इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए चारों स्थान को देखेंगे क्योंकि इन्हीं से संबंधित है। कुशीनगर, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, सारनाथ, प्रथम उपदेश, एक एक करके। लुम्बिनी, जन्म, याद रखना है इस चारों स्थान को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। तो चारों चीजों को आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया ये बताना है। ऑप्शन 18, 22, 16, 20। तो अभी जो भाषा है ये 22 है, 22 की संख्या में। और संविधान जब प्रथम बार बना था, प्रथम में कितना था, 14 भाषा का उल्लेख मिलता है। 14 भाषाओं को ही पहले वर्गीकृत किया गया था, सबसे पहले जब संविधान बना था। ठीक है, उसके बाद आप 1967 ईस्वी की बात करें तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसको सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में, इस तरह से यह 14, 1, 15 भाषा हो गया था। उसके बाद फिर 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में। उसके बाद 2003 ईस्वी में पुनः 92वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषा को जोड़ा गया था, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, 4, 3, 7, और 1 सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 8 भाषा फिर से जोड़ा गया, तो टोटल भाषा कितना हो गया, 22 भाषा हो गया। और अभी 22 भाषा ही है। और 4 भाषा में से एक मैथिली भी 2003 में जोड़ा गया था, जो कि बिहार से संबंधित भाषा है, मैथिली भाषा। अभी टोटल 22 भाषा है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है ये बताना है। ध्यान से देखें, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया।
तो यहाँ देखें श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका को जाफना से यह जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? जाफना और श्रीलंका को। अब आगे देख लेंगे यहाँ पे बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार की यहाँ पे बात हो रही है। तो बिहार में सबसे अधिक अगर खनिज की बात करें तो अबरख पाया जाता है। और अबरख का सबसे बड़ा भंडार की अगर हम बात कर लें, भंडार की बात कर लें तो कहाँ है? गया में है। ठीक है, अबरख का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? गया में। और इसका उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें, उत्पादन की दृष्टि से तो कहाँ होता है सर्वाधिक? नवादा में होता है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नवादा में। एक एक चीजों को आपको समझना है दोस्त, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते हैं। किस राज्य में मक्का होता ही नहीं है? ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझ लें। मक्का कहाँ नहीं होता? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सारे में तो एकदम इंपॉर्टेंट है। लेकिन मक्का कहाँ नहीं होगा? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। आगे देखेंगे 39 मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दा। तो ये तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा सी, यकृत, लीवर से संबंधित ये हेपेटाइटिस रोग होता है। आगे देखेंगे गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। ये तीनों गलत हो जाएंगे। नालंदा आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। आगे 41 शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? किस बारे में वो सबसे ज्यादा महानतम माने जाते हैं? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, चलिए ये ठीक है। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ये भी ठीक है। प्रशासनिक सुधार, ये भी ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन महानता का द्योतक अगर पूछा जाए तो ये प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोत्तम था। तो 41 का सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आसान है ये, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और अजय। स्वर्ण रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि झारखंड की नदी है। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर शहर जो है ये किनारे में बसा हुआ है। उष्मा का सर्वोत्तम और निकृष्टतम चालक, तो सर्वोत्तम चालक चांदी, बहुत बार बता चुके हैं। निकृष्टतम एकदम निकृष्ट होता है वो शीशा होता है। तो चांदी और शीशा इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वोत्तम में चांदी, निकृष्टतम में शीशा। आगे देखें 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? 4 धातु यहाँ पे दिया हुआ है। एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो एल्युमिनियम संक्रमण धातु नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीज है। मैग्नीज जो होता है वो संक्रमण धातु का उदाहरण है। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैविक उत्प्रेरक के रूप में हार्मोन, विटामिन, स्टेरॉइड, एंजाइम्स होता है। यह उत्प्रेरक के रूप में काम करता है जीवित जीवों में। चलिए आगे देखेंगे मीना माता रोग का कारण, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पारा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मीना माता रोग का कारण होता है। पुरुषोत्तम किस समास का उदाहरण है? देखिए ये हिंदी का एक क्वेश्चन है, यह तत्पुरुष से संबंधित है। पुरुषोत्तम तत्पुरुष से संबंधित है। हिंदी में समास को जरूर पढ़ें, समास से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन समास से होते हैं, इसलिए समास को पढ़ लें। आगे देखेंगे 48 नंबर सवाल। 48 कहता है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, लॉर्ड कैनिंग, ग्लैडस्टोन। लॉर्ड कैनिंग तो था ही नहीं, क्योंकि यह उस भारत का क्या था? ये लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल था, इसलिए इसे मत मार देना ये सोचकर कि ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब विद्रोह हुआ था? तो पामस्टोन था। ठीक है, पामस्टोन था, याद रखना है इस चीज को। आगे 50वां नंबर सवाल। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज का पूछा जा रहा है। कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने किया है? ये सारे को याद रखना है, खास करके जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। जैसे कि पहले कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अंग्रेज के रूप में, या फिर मुस्लिम के रूप में, या फिर महिला के रूप में, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज यूले, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। तो इस तरह से 50 प्रश्न का अंतिम आज का 50 प्रश्न होगा। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? बिस्मार्क, लेनिन, मैजनी, हिटलर। बिस्मार्क से की जाती है, क्योंकि जिस तरह से सरदार पटेल भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी तरह से बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए सरदार पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करना ना भूलें।
दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही तो हमारी पूंजी है। और इसी प्रेरणा के साथ हम हाजिर रोज़ होते हैं आपके लिए, ताकि आप शेयर कर सकें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।